नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करनी पड़ रही है एक दुख भरी खबर से। आज सुबह अजीत पवार की आकस्मिक मौत ने सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्लेन क्रैश हो गया। अभी तक इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाले अजीत दादा कभी न टूटने वाली नींद में सो गए। अजीत पवार प्राइवेट प्लेन से जिला परिषद के इलेक्शन में कैंपेन के लिए बारामती जा रहे थे। उनका विमान लैंड करने वाला था, लेकिन एयर स्ट्रिप से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अजीत पवार की मौत पर राजनीति भी हुई। विरोधी दलों के कुछ नेताओं को इसमें साजिश दिखाई दी, लेकिन शाम को शरद पवार ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। शरद पवार ने कहा यह एक हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार परिवार के सबसे सीनियर हैं। उनके सामने रोता बिलखता पूरा परिवार था। अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा, बेटा पार्थ, सुप्रिया सूले और रोहित समेत पूरा परिवार इस समय बारामती में मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। कल बारामती में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीजीसी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे से कई सवाल पैदा हुए हैं। हादसा हुआ क्यों? क्या विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? क्या पायलट्स में अनुभव की कमी थी? क्या पायलट की गलती से हादसा हुआ या मौसम की खराबी से प्लेन क्रैश हुआ? इन सवालों पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? जिस कंपनी का प्लेन था उसके मालिक ने क्या बताया और जहां हादसा हुआ वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बताती है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा? जो वैक्यूम पैदा हुआ है वो कैसे भरेगा? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। अजीत पवार आज सुबह 8:15 बजे मुंबई से बारामती के लिए निकले थे। प्लेन में उनके साथ बॉडीगार्ड प्रदीप जाधव के अलावा प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक और केबिन क्रू पिंकी माली थे। प्लेन को 8:45 बजे बारामती में लैंड करना था। 10 बजे से बारामती में अजीत पवार की पब्लिक मीटिंग शेड्यूल थी। प्लेन बिल्कुल सही वक्त पर बारामती पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। रनवे से 100 मीटर दूर एक खाई में गिर गया। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई और धमाके होने लगे। धमाके की आवाज सुनकर एयरपोर्ट के पास मौजूद बाबी गांव के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। 15 मिनट में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। वो सब जो इस विमान में सवार थे। भयंकर आग के कारण अजीत पवार समेत सभी की बॉडीज पूरी तरह जल चुकी थी। अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी से हो पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले एक बार विमान रनवे के करीब आया, लेकिन फिर ऊंचाई पर चला गया। इसके बाद आसमान में एक चक्कर लगाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। इसी दौरान यह हादसा हुआ। नहीं देखा, पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था। ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लोग ये बात सही है कि पायलट ने एक बार लैंडिंग की नाकाम कोशिश की थी। इसके बाद दूसरी कोशिश में प्लेन क्रैश हुआ। इस फ्लाइट के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजीत पवार के विमान को सुबह 8:10 पर मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट के लिए गो हेड दिया था। उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही 8:18 पर विमान के पायलट्स ने बारामती एयरपोर्ट से पहला कांटेक्ट किया।
उस समय विमान करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस कॉल के दौरान विमान के पायलट्स ने बारामती आने की जानकारी दी। सुबह 8:36 पर अजीत पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। 8:36 पर विमान के पायलट्स ने बारामती के फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर के कंट्रोल रूम से फिर कांटेक्ट किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी। उस तक विजिबिलिटी केवल 3 किलोमीटर थी, इसलिए पायलट्स को रनवे लोकेट करने में दिक्कत हुई। क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है जिसके कंट्रोल टावर से पायलट्स को गाइड किया जाता है, इसलिए बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग का फैसला विमान के पायलट्स की डिस्क्रिशन पर होता है। बारामती का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ पायलट को ये जानकारी देता है कि उसके रूट पर कोई और एयरक्राफ्ट नहीं है। जब 8:36 पर बारामती कंट्रोल रूम ने अजीत पवार के विमान के पायलट से पूछा क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है, तो पायलट ने कहा कि रनवे नहीं दिख रहा। जिसके बाद फ्लाइट कंट्रोल रूम ने पायलट को एक गो अराउंड यानी एयरपोर्ट के एक चक्कर और लगाने को कहा। एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने के बाद पायलट ने एक बार फिर बारामती एटीसी को बताया कि वो रनवे 11 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही रनवे दिखता है वो कंफर्म करेंगे। कुछ सेकंड बाद ही विमान के पायलट ने बताया कि उनको रनवे दिखाई दे रहा है। तब बारामती एयर कंट्रोल रूम ने सुबह 8:43 पर अजीत पवार के विमान को रनवे 11 पर उतरने की परमिशन दे दी। नियम के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मिलने के बाद विमान के पायलट रीड बैक करके एटीसी टावर को मैसेज मिलने की कॉन्फर्मेशन देते हैं, लेकिन अजीत पवार के विमान के पायलट ने बारामती एयरपोर्ट को लैंडिंग का रीड बैक मैसेज नहीं दिया और इसके 2 मिनट के भीतर ही बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को रनवे के पास से आग की लपटें उठती दिखाई दी। बारामती एयरपोर्ट काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, रनवे के आसपास गहरी खाइयां हैं, इसलिए बारामती के रनवे को लैंडिंग के लिए टफ एयरफील्ड माना जाता है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने मौके से रिपोर्ट भेजी है। दिनेश ने बताया कि विमान रनवे तक नहीं पहुंच पाया, उससे 100 मीटर पहले ही खाई में चट्टान से टकराकर क्रैश हो गया। इस वक्त हम बारामती एयरपोर्ट के उसी रनवे पर है जिस रनवे पर लैंड करना था अजीत पवार के विमान को। सामने जो आप एयर स्ट्रिप देख रहे हैं ये है रनवे नंबर 11। इसी जगह पर अजीत पवार के प्लेन को लैंड करना था। यहाँ पर ये जो वातावरण था, यहाँ पर हवा शांत थी, साथ ही में विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर थी, यानी काफी कम विजिबिलिटी थी। और इसी विजिबिलिटी के बाद एटीसी की तरफ से कहा गया कि आप एक गो अराउंड करके आइए, यानी जिस जगह हम आप ये जो पूरा एयरफील्ड देख रहे हैं इस एयर स्ट्रिप पर तुरंत लैंड करने के बजाय यहाँ पर एक चक्कर लगाया जाए। तो लैंड करने के बाद एटीसी के आदेश के बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर पायलट ने एक गो अराउंड किया, यानी यहाँ के एक चक्कर लगाए। इसके बाद 8:43 पर दोबारा एटीसी की तरफ से पूछा गया कि अब क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है। तब पायलट की तरफ से कहा गया कि हाँ रनवे दिखाई दे रहा है। रनवे दिखाई देने की जानकारी देने के बाद एटीसी ने लैंड करने की अनुमति दी। अनुमति मिलने के बाद ये जो मैसेज दिया गया था 8:43 पर दिया गया और इसके बाद रीड बैक मैसेज नहीं आया, क्योंकि पहले कहा गया रनवे दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पूरे परिसर में फॉग बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि पायलट जो है रनवे पर आने के बजाय सीधे नोज डाइव हुआ है। यानी देखिए ये जो प्लेन होता है उसका सीधे नोज डाइव हुआ है, तो सीधे इस पोजीशन में आकर जो है विमान है वो इस जगह पर टकराया और यही वजह है कि हादसे के तत्काल बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर धमाका हुआ। संभवतः उस दौरान विमान में बड़े पैमाने पर फ्यूल था और यही वजह है कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। एयर स्ट्रिप जो है जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। सीधा इस रनवे पर आने के बजाय नीचे वो जो हिस्सा है, जो नीचे ढलान की तरफ हिस्सा है, वहां पर जाकर पूरा प्लेन टकरा गया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस मामले की जांच करेगा।
सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा कि हादसे की असली वजह तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि यह हादसा कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। प्लेन क्रैश की सिर्फ दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो टेक्निकल ग्लिच हो या पायलट की गलती हो। दोनों ही परिस्थितियों में सवाल उस प्राइवेट एविएशन कंपनी वीएसआर वेंचर्स पर उठ रहे हैं जिसका ये प्लेन था। इस कंपनी का एक प्लेन 2023 में मुंबई में क्रैश हुआ था। आज जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो 8 सीटर बॉम्बार्डियर वीएसआर लियरजेट 45 था। लियरजेट 45 कनाडा की बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी बनाती है। इस विमान की रेंज करीब 2000 से 2235 नॉटिकल माइल्स है। लियरजेट 45 तेज क्रूजिंग स्पीड के लिए जाना जाता है और ये 51,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। बॉम्बार्डियर ने यह विमान चार्टर फ्लाइट के लिए डेवलप किया था। इसका केबिन आरामदायक है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से डिज़ाइन बनाया गया है। वीएसआर वेंचर्स भारत की बड़ी चार्टर प्लेन ऑपरेटर है। ये कंपनी वीआईपी लोगों को चार्टर प्लेन मुहैया कराती है। दिल्ली की वीएसआर वेंचर्स के पास कुल 17 एयरक्राफ्ट हैं। डीजीसी ने इसके विमानों का आखिरी बार फरवरी 2025 में ऑडिट भी किया था और उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई गई। आज प्लेन क्रैश के बाद वीएसआर वेंचर्स के मालिक कैप्टन वीके सिंह ने कहा कि जिस विमान में अजित पवार सवार थे वो प्लेन बिल्कुल दुरुस्त था, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। प्लेन के पायलट सुमित कपूर बहुत अनुभवी पायलट थे। उनके पास 16,000 घंटे की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, इसलिए इसमें पायलट एरर की आशंका तो कम है। कैप्टन वीके सिंह ने कहा कि हो सकता है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंडिंग में दिक्कत हुई हो। अब एएआईबी इस मामले की पूरी जांच कर रही है और वो जांच में कोऑपरेट करेंगे। The aircraft was absolutely fit to the best of our knowledge. The DGCA is investigating the matter. We are there with the DGCA team and they will tell us. Primarily, it appears that there was low visibility. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. अजीत पवार के प्लेन क्रैश की तस्वीरें डराने वाली हैं। दादा के बिलखते परिवार की तस्वीरें रुलाने वाली हैं। एयरक्राफ्ट फिट था, पायलट्स अनुभवी थे, मौसम भी ठीक हो गया था, विजिबिलिटी भी ठीक हो गई थी, फिर भी हादसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट कई सवाल खड़े करता है। कितने सारे लीडर्स की मौत इसी तरह के हादसों में हुई है। वाईएस राजशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया, जनरल बिपिन रावत, विजय रूपाणी, इनके केसेस भुलाए नहीं भूलते। क्या डीजीसीए को प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर और सख्त होना चाहिए? क्या एयरपोर्ट्स के मेंटेनेंस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या एटीसी को और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए?
क्या एयरक्राफ्ट की फिटनेस पर और ज़्यादा फोकस होना चाहिए? क्या पायलट्स की ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई है? मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाकर इन सारे सवालों पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। शरद पवार और उनके पूरे परिवार के लिए वक्त बहुत मुश्किल का है। जिस समय विमान हादसा हुआ, अजीत पवार की पार्टी के ज्यादातर मेंबर्स मुंबई में थे। प्लेन के क्रैश की खबर मिलते ही एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता बारामती में उस हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए जहां अजीत पवार की बॉडी को रखा गया था। रोहित पवार रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर के बाद अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा और बहन सुप्रिया सुले भी वहां पहुंची। इसके बाद शरद पवार बारामती पहुंचे। आज पवार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने परिवार के दूसरे मेंबर्स को दिलासा दिया, धैर्य रखने को कहा, अजीत पवार के सपोर्टर्स को हिम्मत दी। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पहले ही इस खबर से सदमे में थे। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खिलाफ लड़ने वाले उनके भतीजे युवेंद्र पवार भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। परिवार के हर मेंबर का दर्द, उनका दुख साफ झलक रहा था। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ बारामती पहुंचे तो पवार परिवार का दर्द देखकर देवेंद्र फडणवीस भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। संवेदना व्यक्त करते करते फडणवीस भी रोने लगे। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके हादसे की जानकारी ली। मोदी ने शरद पवार को भी फोन किया, संवेदना व्यक्त की। मोदी ने कहा कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की तरक्की पर खास तौर पर जोर दिया था, इसलिए अजीत पवार का इस तरह अचानक जाना पूरे देश का नुकसान है। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के निधन से उन्होंने अपना एक दमदार दोस्त गंवा दिया है। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार एक सख्त प्रशासक थे, लेकिन वो बहुत नरम दिल इंसान थे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है।
व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं। कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अगल बगल बैठे थे, लेकिन शिंदे कल की मीटिंग में नहीं जा पाए थे, इसलिए कल उनकी अजित पवार से मुलाकात नहीं हुई थी। आज अजित पवार के निधन के बाद एकनाथ शिंदे ने बताया कि कल रात उनकी अजित पवार से बात हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अजित पवार के साथ उनकी आखिरी बातचीत है। शिंदे ने कहा कि अजित दादा दिलदार इंसान थे, उनका मिजाज कड़क था लेकिन दिल बहुत नरम था, साफ सीधी सच्ची बात करते थे। अजित पवार का जाना उनके लिए पर्सनल लॉस है। हमारी थी एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था, वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। अजित पवार के निधन से हर कोई सदमे में है, शोक है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ नेताओं ने उनकी मौत को सियासत का मुद्दा बनाने की कोशिश की। ममता बनर्जी को तो अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश दिखाई दी। ममता ने कहा कि अजित पवार शरद पवार के पास लौटने वाले थे, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। ऐसे में उनका प्लेन क्रैश होना किसी साजिश का नतीजा भी हो सकता है। ममता ने कहा कि इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियों पर तो उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अजित पवार की मौत की खबर से मुझे बहुत सदमा लगा है। इस देश में लोगों की कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि विपक्षी नेताओं का भविष्य क्या है। वो अभी सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन आज के हादसे से पहले मुझे पता चला था कि अजित पवार अपनी मूल पार्टी में वापस जाने वाले थे। ये बात मुझे किसी और से पता चली थी। किसी और दल के नेता ने बयान दिया था कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, और उसके बाद आज ये हादसा हो गया। मैं चाहती हूँ इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें किसी और एजेंसी पर भरोसा नहीं है। सभी एजेंसियों को पूरी तरह से खरीद लिया गया है और यकीनन ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भले ही आज वो विपक्ष में नहीं थे, लेकिन वो अपनी मूल पार्टी में वापस जाने वाले थे। डीजीसीए को ठीक से निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत से नेता समय की कमी के कारण हवाई सफर करते हैं, प्रधानमंत्री भी विमान से, हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करते हैं। ऐसा अब नहीं चल सकता। परिवहन व्यवस्था की सेफ्टी, सिक्योरिटी और जांच की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की बात को सपोर्ट किया। अखिलेश ने कहा, इतने बड़े नेता की इस तरह से मौत पर सवाल तो उठते हैं। निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साजिश भी बता रही ममता बनर्जी। स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए
और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। कांग्रेस ने भी अजीत पवार का प्लेन क्रैश होने को लेकर तमाम शंकाएं जाहिर की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस कंपनी की फ्लाइट से अजीत पवार बारामती जा रहे थे, उसका एक प्लेन 2023 में क्रैश हुआ था। उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट क्यों नहीं आई, और एक क्रैश के बावजूद वीएसआर वेंचर्स को चार्टर फ्लाइट उड़ाने की परमिशन किसने दी? इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब निष्पक्ष जांच होगी। अजीत पवार साहब का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, अनुभव रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? जो प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था, और इसमें लो विजिबिलिटी में हुआ है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी न हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकंड बार लैंडिंग करते वक्त इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए, और जो कंपनी है जिस कंपनी से ये दूसरा हादसा हुआ है उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, डीजीसीए का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन नेताओं को अजीत पवार के प्लेन क्रैश में साजिश नजर आ रही है, उन्हें शरद पवार की बात ध्यान से सुननी चाहिए। शरद पवार ने अपने भतीजों को खोया है, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को खोया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी शरद पवार ने संयम नहीं खोया। उन्होंने कहा कि दुख का समय है, ऐसे में सियासी बात नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार की मौत एक हादसा है, इसमें साजिश देखना गलत है। ये जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। वो एक कर्तव्यवान और मेहनती इंसान थे। ऐसे इंसान के जाने से महाराष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आज सभी चीज़ें अपने हाथों में नहीं है, लेकिन कुछ दुष्ट शक्तियां इस हादसे के पीछे राजनीतिक साजिश का इल्ज़ाम लगाकर समाज में बेवजह की बातें फैला रही है। इस हादसे में कोई राजनीति नहीं है, यह सिर्फ एक दुर्घटना है। पूरे महाराष्ट्र को और हम सबको इसकी बहुत तकलीफ है। प्लीज़ इसमें राजनीति को ना लाएं, मेरी यही विनती है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाया। फडणवीस ने कहा कि किसी की मौत पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले ममता दीदी को कम से कम शरद पवार की बात सुन लेनी चाहिए थी। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। इस हादसे की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच का मकसद हादसे के कारणों का पता लगाना होना चाहिए, जिससे फिर ऐसे हादसे न हो। इसके पीछे साजिश देखना,
सियासत का मौका खोजना ये ठीक नहीं है। अजीत पवार तो चले गए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अजीत पवार शरद पवार के सियासी वारिस थे। उन्होंने शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे। मतभेद किसी से भी हो, लेकिन मतभेद किसी से नहीं रखा। राजनीति में सबको दोस्त बनाया, दुश्मनी किसी से नहीं की। मौके के हिसाब से कड़ा रुख अपनाया, लेकिन समझौते की गुंजाइश हमेशा रखी। इसीलिए अजीत पवार अपनी पार्टी के एक छत्र नेता बन गए थे। चाचा ने रिटायर होने से इनकार किया तो उनको चारों खाने चित कर दिया, पर चाचा से रिश्ता और उनकी रेस्पेक्ट को बनाए रखा। अजीत दादा के सपोर्टर सदमे में हैं, उनकी वेदना असहनीय है, पर इस दुख की घड़ी में उनके मन में चिंता है, सवाल है कि एनसीपी का अब क्या होगा। अगर परिवार पर आधारित पार्टियों का इतिहास देखा जाए तो लगता है कि अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान संभालनी पड़ेगी। वो पार्लियामेंट की मेंबर हैं। उनके लिए घोर दुख की घड़ी है, पर स्थिति विषम है। समय का चक्कर किसी के लिए नहीं रुकता। अजीत दादा की विरासत को तो आगे बढ़ाना होगा, उनके आधे अधूरे कामों को पूरा करना होगा, उनके लाखों सपोर्टर्स को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिम्मत देकर फिर से खड़ा करना होगा, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात बंगाल की। आज बंगाल में ममता बनर्जी की रैली हुई और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी आज बंगाल में पहली रैली की। वैसे आज ममता बनर्जी को दिल्ली आना था, लेकिन उन्होंने दिल्ली का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और सिंगूर में रैली की। 10 दिन पहले सिंगूर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, इसलिए आज मोदी को जवाब देने के लिए ममता सिंगूर पहुंची। सिंगूर वो जगह है जहां 20 साल पहले ममता ने 26 दिन का उपवास किया था और बंगाल से लेफ्ट फ्रंट की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। आज की रैली में ममता ने सिंगूर के आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सिंगूर वालों ने ही मां, माटी और मानुष की सरकार को रास्ता दिखाया। यहां डबल इंजन की जरूरत नहीं है। इसके बाद ममता एसआईआर के मुद्दे पर मुखातिब हुई। उन्होंने एसआईआर पर लिखी कविता सुनाई और सीधे बीजेपी पर अटैक किया। दीदी ने कहा कि वो किसी कीमत पर बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी, किसी का भी वोट कटने नहीं देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी वालों ने अभी उनका सिर्फ शांत रूप देखा है, ज्यादा परेशान करेंगे तो टॉर्नेडो बनकर विरोधियों को हवा में उड़ा देंगी। শুনুন, আমাকে যদি আঘাত না করেন আমি খুব ঠান্ডা শীতল বাতাসের মতো বয়ে যাই, আর আমাকে যদি আঘাত করেন আমি প্রত্যাঘাত করে আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি তুফান হয়ে যাই, আমি ঝড় হয়ে যাই, আমি কালবৈশাখী হয়ে যাই। আমাকে রোকার সাধ্য আপনাদের নেই। এসআইআরের নামে চক্রান্ত করে নাম কাটছেন কেন? মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই? বিশ্বাস করুন মানুষকে। ইলেকশন কমিশন ঠিক করে দেবে 2 কোটি মানুষের নাম কেটে কে ভোটার আর কে ভোটার নয়, না মানুষ ঠিক করবে। গভর্নমেন্ট কে তৈরি করবে? এটা গণতন্ত্র, এটা একনায়কতন্ত্র নয়, এটা স্বৈরতন্ত্র নয়। তাই বলি সাবধান, স্বৈরাচারীরা, ব্যভিচারীরা, দুরাচারীরা। असल में ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को नेशनल इशू बनाना चाहती हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का फोकस बनाना चाहती हैं। कल अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता से मुलाकात की थी, इस मुद्दे पर ममता को सपोर्ट किया था। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कोलकाता में थे। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है एसआईआर के मुद्दे पर सबको ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। दीदी एकमात्र ऐसी लीडर हैं जो बीजेपी से टक्कर ले सकती हैं। अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फिलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। जिस तरह रोज़ वो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, रोज़ उनके साजिशों का मुकाबला कर रही हैं, जिस तरह
तमाम एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी दीदी का जो है डर है, तभी तो उनको इस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। एसआईआर के मुद्दे पर आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। नितिन नवीन 2 दिन से बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की पहली रैली आज दुर्गापुर में हुई। यहां नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें घुसपैठियों के वोट कटने का डर है। नितिन नवीन ने कहा कि ममता दीदी चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि ममता ही अपने अफसरों के जरिए लोगों को परेशान करवाती हैं और जनता के बीच जाकर घड़ियाली आंसू बहाती हैं। एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में बुला बुलाकर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है। उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मां शक्ति की पूजा को भी यहां की सरकार रोकने का प्रयास करती है और कोई और नहीं। मैं कह सकता हूं, अजाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मां दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कतई कोई सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो एसआईआर की लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगी। उनके पास सारे एविडेंस हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है, लोगों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। दीदी ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद कोर्ट के सामने जाएंगी, एसआईआर की गड़बड़ियों के सबूत खुद अदालत में पेश करेगी। তার কারণ মানুষের অধিকার আপনারা কাড়বেন আর আমি চুপ করে বসে থাকবো, তা তো হয় না। দরকার হলে আমিও কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবো, যদি পারমিশন পাই আমিও মানুষের জন্য লড়াই করব, আইনজীবী হয়ে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। আমার কাছে সব ডকুমেন্ট আছে, সব এভিডেন্স আছে, সযত্নে রেখে দিয়েছি। জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে। একটা মানসিক প্রতিবন্ধী, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, তার বাবা মাকে নোটিশ পাঠিয়েছে। বলুন তো, তার বাবা মা মরে গেছে সুইসাইড করে, নোটিশ দেখে ছেলেটা কোথায় যাবে, তাকে কে দেখবে? ममता की बात सही है कि वो राजनीति में तूफान खड़ा कर सकती हैं। उन्होंने कई बार ये दिखाया है। ज़रूरत पड़े तो वो टॉर्नेडो बन सकती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी वाले तूफान से लड़ने की तैयारी करके गए हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी से पार्टी के नेताओं को इस तूफान से लड़ने के लिए तैनात कर दिया गया है। वो लोगों को समझा रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर चीफ मिनिस्टर बनी रही तो घुसपैठिए राज करेंगे। दोनों तरफ से बराबर की चोट है, कोई नहीं कह सकता कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। अब बात यूसीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी की। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। हालांकि अभी केस लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध को देखते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने गाइडलाइंस में जो बदलाव किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 पिटीशन फाइल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस
जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने इन पिटीशन पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उन्हें पता है कि हो क्या रहा है, देश में किस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को पहले पिटीशन की खामियों को दूर करना चाहिए, फ्रेश पिटीशन फाइल करनी चाहिए, उसके बाद कोर्ट इस केस को लिस्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सरकार ने यूजीसी एक्ट में बदलाव किए। नए नियम 13 जनवरी को जारी किए गए, लेकिन इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। सवर्ण वर्ग के छात्रों में काफी नाराजगी है। आज पिटीशनर्स के वकीलों ने कोर्ट में कहा, इस एक्ट में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है उससे ऐसा लगता है कि जैसे जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। समान वर्ग के छात्रों को न तो कोई संस्थागत संरक्षण दिया गया है और न ही उनके लिए कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। पिटीशनर ने कहा कि वैसे तो इस एक्ट को समानता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन ये खुद भेदभाव बढ़ाता है। इसमें जनरल कास्ट यानी सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर माना गया है, इसलिए इस एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तब तक नए एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगनी चाहिए। यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लखनऊ के केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है, जहां डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने यूजीसी एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। डॉक्टर्स ने केजीएमयू कैंपस के अंदर ही प्रोटेस्ट किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हजरतगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यूजीसी एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि यूजीसी एक्ट नौजवानों के बीच जातिवाद की खाई पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में यूजीसी के नियमों को सवर्ण छात्रों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि क्या यूजीसी ये चाहता है कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स दूसरे वर्गों के दोस्तों के साथ बैठने से भी डरें। ये कुल मिला के एक व्यवस्थित सुसंगठित सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मॉब लिंचिंग का रेगुलेशन है। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे रोलेट एक्ट हो, ना वकील, ना दलील, ना अपील। इस देश में कसाब को भी अपना वकील, सब कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला है, लेकिन इस रेगुलेशन से हमको दुरुपयोग हो रहा है। कोई मुझे मौका नहीं मिल रहा है, कहीं अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा। इसमें समानता है ही नहीं। जब आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग ऑपरेसर हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को आप भेदभाव से बचाने के लिए पहली कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। और ये कहीं से भी नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, पहले क्या होता है कि आज भी हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये पूछते नहीं कि आप किस जाति के हो, कहाँ हो। अब तो बगल में बैठने से भी डर लगेगा। आप जेएनयू जाकर देखिए, वहां पे लिखा हुआ है दीवारों पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। भाई हम लोग इस देश में पैदा होकर के क्या गुनाह कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले वकीलों की ये बात सही है कि यूजीसी एक्ट में सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर मान लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है, इसलिए अब सबको शांति से कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब बात माघ मेले में हो रही सियासत की। 11 दिन से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ पूर्णिमा से पहले ही बिना स्नान किए आज अपना तंबू खाली करके काशी वापस चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने बात सियासत की। कल तक स्वामी जी कह रहे थे कि जब तक प्रयागराज का प्रशासन उन्हें सम्मान के साथ संगम में स्नान करने से नहीं ले जाता तब तक वो शिविर के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। आज प्रशासन की तरफ से स्वामी जी को एक प्रस्ताव भेजा गया। कहा गया स्वामी जी जब चाहें पालकी पर ही संगम तक जाएं और स्नान करके धरना खत्म करें। प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि जिन अधिकारियों से स्वामी जी खफा हैं वो अफसर स्वामी जी को खुद स्नान के लिए संगम तक ले जाएंगे। फूलों की बारिश भी की जाएगी, लेकिन इस पर भी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने। उन्होंने कहा अब स्नान करके क्या करेंगे, अपमान तो हो गया। प्रशासन ने माफी भी नहीं मांगी, इसलिए वो ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। बिना स्नान के ही वो वापस जा रहे हैं।
लेकिन जाते जाते स्वामी जी सियासी रंग में आए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला किया, बीजेपी को सनातन विरोधी बता दिया। कहा इस सनातन विरोधियों के खिलाफ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, काशी जाकर वो रणनीति बनाएंगे और उसके बाद फिर मैदान में उतरेंगे। यहाँ से आए थे स्नान के लिए, शिविर से निकले थे स्नान के लिए, और अगर बिना स्नान किए जा रहे हैं तो जहाँ तक सम्मान अपमान का प्रश्न है वो तो एक तरफ छोड़ दो। किसी सन्यासी का क्या कोई मान करेगा, क्या कोई अपमान करेगा? सन्यासी शव की तरह से होता है, उसको क्या मान और क्या अपमान। कोई आकर के उसके ऊपर रेशमी शाल उठा दे तो प्रसन्न नहीं होता, कोई आकर के वो शाल उठा ले तो वो अप्रसन्न नहीं होता। सन्यासी के लिए मान अपमान बराबर है, लेकिन सवाल मान अपमान से ऊंचा उठ करके न्याय अन्याय तक पहुंच गया है। क्या किसी सनातन धर्मी को गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से रोका जा सकता है? क्या ये संवैधानिक है? इसलिए मान अपमान से ऊपर उठकर अब तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई हो गई है, और इसको लड़ करके जीतना बहुत जरूरी हो गया है सनातनियों के लिए। लेकिन जो हिंदू की सरकार कही जा रही थी उसकी तो पोल खुली गई। अगर ये हिंदू की सरकार होती तो क्या किसी हिंदू का अपमान करती? क्या शंकराचार्य पीठ का अपमान करती? इससे ये सिद्ध हो गया ये हिंदू सरकार नहीं है, ये असल में मुगल सरकार है। जाते जाते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आरजू जुबां पर आई गई। उनकी मंशा तो योगी सरकार को हटाने की है, पर अब स्वामी जी को पता चला कि उनके पास न तो कोई तर्क बचा न सपोर्ट, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना ही बेहतर समझा। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया, और 1 साल में इस एक्ट का पॉजिटिव असर दिखाई दिया। शादियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या 20 गुना तक बढ़ गई, लिव इन रिलेशंस के रजिस्ट्रेशन बढ़े, आपसी रिश्तों में लड़कियों के साथ उत्पीड़न के केसेस में भारी कमी दिखाई दी। उत्तराखंड में पहले रोजाना ऑन एन एवरेज सिर्फ 87 मैरिज रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये संख्या बढ़कर 1400 से ज़्यादा हो गई। 1 साल में करीब 5 लाख लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। डिवोर्स वसीयत के पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस को भी यूसीसी के जरिए डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और इजी बनाया गया है। 1 साल में इन सर्विसेज को लेकर करीब 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई और 95% मामलों का निपटारा हो चुका। खास बात यह कि इस दौरान किसी ने भी प्रिवेसी के वायलेशन की शिकायत दर्ज नहीं कराई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैसे तो यूसीसी से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है, लेकिन महिलाओं को इसने सबसे ज्यादा शक्ति दी है। जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है, जो सभी को लाभ दे रही है। उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू किया गया था तो कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। किसने कहा कि सरकार लोगों के घरों में झांकेगी, लव मैरिज पर पाबंदियां लगा देगी, किसने कहा कि लिव इन में रहने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाह के बजाय फेरे लगाने होंगे। लेकिन ये सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई। इसीलिए किसी भी कानून पर रिएक्ट करने से पहले उसके इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करना चाहिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एक रास्ता दिखाया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जो फिगर्स आई हैं वो इस बात के लिए एनकरेज करती हैं कि ये कानून अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अब आपको दिखाता हूं जम्मू कश्मीर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। कल रात सोनमर्ग में एक भयानक एवलॉन्च आया
और इसकी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोनमर्ग में कल रात करीब 10:30 बजे पहाड़ से लाखों टन बर्फ अचानक टूटकर नीचे की तरफ गिरी। इस बर्फीले सैलाब को देखते ही देखते सोनमर्ग के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके के सारे होटल्स और घर बर्फ के नीचे दब गए। रात की बात रही कि एवलांच रात के वक्त आया, सड़कों पर लोग नहीं थे, इसलिए कोई इंसान इस एवलांच की चपेट में नहीं आया। कुछ होटल्स में नुकसान जरूर हुआ है। सोनमर्ग के जिस इलाके में कल एवलांच आया है, यहां हर साल ऐसी घटना होती है, इसलिए प्रशासन पहले से अलर्ट था। टूरिस्ट को इस इलाके में मूव करने से पहले ही रोक दिया गया था। जो गाड़ियां इस इलाके में गईं, उन्हें सुरक्षा उपायों के बाद ही जाने दिया गया, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। मौसम विभाग ने गांदरबल, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगांव और कुपवाड़ा सहित कश्मीर के 11 जिलों और जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन में बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी जारी की है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। यूजीसी एक्ट में बदलाव के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कल बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में कल लालू यादव और उनके परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।